अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आवाज़ आ रही है आप सबको मेरी? ओके जी, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था, उसी को हमने फर्दर कंटिन्यू करना है। फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 3 ब्लड, और उसका आज का हमारा टॉपिक है हीमोग्लोबिन HB। ठीक है, हीमोग्लोबिन आज हमने देखना है, हीमोग्लोबिन का स्टडी करना है कि क्या होता है। बेसिकली आरबीसीज का ही पार्ट होता है हीमोग्लोबिन HB जो है। हमने आरबीसीज का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था पिछली बार, प्रीवियस लेक्चर में उसके फंक्शन पढ़ा था एंड ऑल दैट। तो एचबी उसी का पार्ट होता है। ठीक है, एचबी हीमोग्लोबिन, आपको पता है जब भी आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें एचबी लाजमी आता है। ठीक है, तो अगर एचबी कम है तो ऑटोमेटिकली समझ लें आरबीसीज की प्रोडक्शन कम हो रही है बॉडी के अंदर। अगर एचबी ज्यादा है, मतलब नॉर्मल अमाउंट में है, तो मतलब आरबीसी सही तो पे काम कर रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 57 है आपका बुक का। तो यानी कि ये दोनों बात एक दूसरे से लिंक करती हैं, आरबीसीज की और एचबी की। ठीक है, हीमोग्लोबिन का हमेशा रेड कलर होता है क्योंकि उसमें आरबीसीज होते हैं, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है, ये आरबीसीज के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, ऑक्सीजन कैरी करता है ये। हीम और ग्लोबिन दो अलग अलग वर्ड होते हैं बेसिकली। हीम का मतलब होता है आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें आयरन हो, उसे हीम कहा जाता है। अगर हम हीमोग्लोबिन को सेपरेट सेपरेट वर्ड में डिवाइड करना चाहें, हीमोग्लोबिन को, तो आप देखें कि एक हीम वर्ड है और एक ग्लोबिन वर्ड है। तो हीम का मतलब होता है आयरन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, और आपका ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन, जैसा कि हमने प्रोटीन के चैप्टर में पढ़ा है, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो ये दोनों कम्प्लेक्स सा एक मिक्सचर है। ठीक है, तो इसमें 4% हीम होता है और ग्लोबिन जो है वो 96% तक होता है। ठीक है, जी अभी स्टार्ट किया है। 4% जो है हीम होता है और 96% तक इसमें ग्लोबिन होता है, प्रोटीन ज्यादा होते हैं हमारे हीमोग्लोबिन में, हमारे आरबीसीज में। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें आपने जस्ट उनकी वैल्यूज है एमसीक्यू के लिए याद करनी है और फंक्शन के देखने। ठीक है, एज इट इज आपने इनकी वैल्यू याद करनी, मेल्स फीमेल्स और इन फीटस, यानी कि बच्चों में किस तरह का होता है, नियोनेट्स में जो पैदा पैदा हुए बच्चे होते हैं अभी, न्यू 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 बॉर्न बेबीज, उनमें किस तरह का होता है। तीनों के वेट यहाँ पे जो वैल्यूज है यहाँ पे मेंशन है एचबी की। ठीक है, इनसे कम आते तो ऑब्वियसली बात जाहिर है कि आरबीसी की प्रोडक्शन सही तरह से नहीं हो रही, आरबीसी की प्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा जी, एचबी जो है रेगुलेट किस तरह होता है बॉडी के अंदर, ये एचबी की रेगुलेशन कंप्लीटली डिपेंड करती है आरबीसीज के काउंट पर। अगर आरबीसीज के काउंट अच्छे हैं, नॉर्मल तादाद में है बॉडी के अंदर, तो मतलब एचबी ठीक है। अगर आरबीसीज की प्रोडक्शन कम होगी तब हमें ये सुनने में मिलेगा कि हमारी एचबी जो है कम हो गई है। अक्सर ये लोग सुनते आ रहे होंगे, मेरी एचबी कम हो गई है, मेरी एचबी जो है नॉर्मल है, ये इस तरह का जो वर्ड होता है, इसका मतलब है कि ब्लड कम हो गया है। ठीक है, ब्लड कब कम होगा, जब आरबीसी की प्रोडक्शन कम होगी किसी वजह से। तो आरबीसी के काउंट पे डिपेंड करता है कि एचबी ने बॉडी के अंदर किस तरह से रेगुलेट करना है। ठीक है, और इसकी फिजियोलॉजिकल वेरिएशन किस तरह की है, कोई भी ऐसी कंडीशन, कोई भी फैक्टर जो है इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकता है आरबीसी को, तो ऑटोमेटिकली असर पड़ेगा हीमोग्लोबिन पे। यानी कि ऐसी कोई भी बीमारी जिससे हमें खून की कमी हो जाए, आरबीसी की कमी हो जाए, तो ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन पे असर पड़ेगा, उसकी कंसंट्रेशन पे भी, उसकी मिकदार पे भी फर्क पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, हीमोग्लोबिन, क्योंकि वो आरबीसी के साथ एक तरह के बाइंड होते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अगर बात करें फैक्टर्स नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, प्रोटीन जरूरी होते हैं, मेटल्स और विटामिन। प्रोटीन्स में ग्लोबिन का सबसे अहम और मेजर पार्ट है, इसमें ग्लोबिन का। मेटल्स में आयरन का, और विटामिन में आपके जो आते हैं, विटामिन में अगर आप बात करें तो विटामिन B12 और विटामिन C। ठीक है, ये दो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट विटामिन है। तो ये सारे फैक्टर जरूरी होते हैं जिससे एचबी की सिंथेसिस अच्छी हो बॉडी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन एज सिमिलर टू फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो आरबीसीज में बात थी वही हीमोग्लोबिन में बात है। ठीक है, इसमें आपने बिल्कुल भी मिक्सअप नहीं करना। अगर आप आरबीसीज के फंक्शन हीमोग्लोबिन में लिखते हैं तो भी ठीक है। ठीक है, सारी बातें
वही है कंप्लीटली तौर पे। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन होता है। इसके अलावा बिलिरुबिन यानी कि जो तिरी है उसको मेंटेनेंस करते हैं एचबी। एचबी लेवल जो है बिलिरुबिन को मेंटेन करता है, ठीक है। ये था हमारा शॉर्ट सा एचबी का टॉपिक। तो इसमें कोई बात ना समझ आई हो? इसके फंक्शन एज इट इज वही हैं जो हमने प्रीवियसली बात किए थे आपके आरबीसीज में, ठीक है। आरबीसीज में भी यही था, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ऑक्सीजन कैरी करते हैं ये सब, हीमोग्लोबिन जो है ना ऑक्सीजन कैरी करते हैं इसेंशियल तौर पर, ठीक है। ये कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन को रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। सप्लाई करते हैं टिश्यूज को, लंग्स में, हर जगह पे सप्लाई करते हैं हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, लंग्स में, टिश्यूज में, हमारे ओवरऑल जितने भी यानी कि ऑर्गन्स हैं उनमें, टिश्यूज में। इसके अलावा अगर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इस तरह से होती है, हीमोग्लोबिन इस तरह से करवाता है कि वो इसकी कैरी करता है अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की, एज सेम अमाउंट उसने कैरी की थी ऑक्सीजन की, उसी तरह इसकी भी अमाउंट कैरी करता है, ठीक है। और उसको भी लंग्स, टिश्यूज, हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड वगैरह में लेकर जाता है, ठीक है। और उसको भी एज इट इज सही जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देता है। अगर थर्ड बात करें एसिड बेस बैलेंस में, तो एसिड बेस बैलेंस को भी ये उसी तरह बफर एक्शन के थ्रू जो है उसके पीएच को मेंटेन करता है ब्लड की, ठीक है। यानी कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, अगर कलेक्टिवली बात करें, अगर बार बार में आपको बताना पड़ेगा कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, बेसिकली एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ठीक है। आयरन और प्रोटीन का एक मिक्सचर होता है हीमोग्लोबिन। वो ऑक्सीजन पिकअप करता है, ठीक है। हम जैसे इनहेल करते हैं इस तरह ऑक्सीजन पिकअप किया और डिलीवर कर दिया हमारी पूरी बॉडी में, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी पैसेज वे, ठीक है, बॉडी में डिलीवर कर देते हैं हीम और ग्लोबिन मिलकर। और इनका कलर हमेशा रेड होता है, ये आपने बात याद रखनी है। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन? ये बहुत ही सिंपली टॉपिक था, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपने इसको करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन या फिर वाइवा में पूछा जाता है अक्सर फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो उसके एज सिमिलर टू फंक्शन वही है जो कि आरबीसी के फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आपकी, नेक्स्ट टॉपिक है एनीमिया। एनीमिया बेसिकली क्या होता है? अच्छा, अब जो है वो बातें शुरू हो गई हैं। अब हमने डिजीजेस पढ़नी है, डिसऑर्डर्स पढ़नी है, यानी कि बीमारियां जो खून की कमी की वजह से लाहक हो सकती है, ठीक है। जो खून की कमी हो जाए, मतलब अगर आरबीसी की या एचबी की किसी की भी कमी हो जाए, ऑटोमेटिकली यही बात आएगी कि दोनों में से किसी की भी कमी होगी तो दोनों की ही होगी। अगर दोनों में से किसी की भी कमी हो जाती है, तो उस कमी होने के बाद कौन कौन सी बीमारी बॉडी को हो सकती है, कौन कौन सी डिजीज अक्कर हो सकती है, वो अब हमने स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना है उनको, ठीक है। जिनमें सबसे पहले आती है एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है खून की शदीद कमी, ठीक है। एनीमिया को डिफाइन किया जा सकता है कि ये एक डिक्रीज लेवल है एचबी का। इसमें डिक्रीज हो जाता है एचबी, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। लाइक एचबी अगर डिक्रीज इतना ज्यादा हो जाए कि एनीमिया पर बात पहुंच जाए, तो एनीमिया की वजह से आपकी बॉडी जो है इतनी श्रिंक हो जाती है कि आपकी बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉलम, वो साफ वाजिया होनी शुरू हो जाती है अगर सीवियर किस्म का एनीमिया किसी को हो जाए, ठीक है। तो इस तरह की ये बीमारी है कि अपने अंदर जो खून है वो बनता ही नहीं है, आरबीसी की प्रोडक्शन नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली बात है कि एचबी नहीं बन रहा, ठीक है। एचबी कम हो गया और बॉडी को ऐसा कोई सोर्स नहीं मिला जिससे वो ग्रो कर सके, तो एनीमिया हो जाता है। और एनीमिया का मतलब शदीद खून की कमी, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल में हो सकता है, मतलब मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। इसकी कोई ऐसा ये नहीं है रिस्ट्रिक्शन के मेल में ज्यादा इसकी वैल्यू है या फीमेल में ज्यादा इसकी वेरिएशन है, ठीक है। ये किसी में भी हो सकता है जिसकी प्रोडक्शन नहीं होगी आरबीसी की सही तौर पर। क्लियर है बात? तो अगर आप डायग्राम देखें सामने, डायग्राम में है सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। तो ये जो सिम्टम्स लिखे हैं आपने करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आता रहता है अक्सर, एक्सप्लेन एंड लिस्ट ऑल सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। तो उसमें क्या क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि आईज की येलोइंग होती है, ठीक है। आंखों का पीलापन हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा स्किन जो है पेल होती है, पेल मतलब फीका, रंग फीका पड़ जाता है। कोल्डनेस, कोल्डनेस मतलब यानी कि ठंडक, यानी कि सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। ऑब्वियसली जब अंदर खून ही नहीं है, आरबीसी नहीं है, एचबी नहीं बना, तो आपकी बॉडी श्रिंक हो जाती है। बॉडी श्रिंक होगी, ऑब्वियसली मैस और मसल खत्म हो गया बॉडी में से। अब मसल्स खत्म हो गया, हड्डियां रहेगी, तो हड्डियों को सर्दी ही लगती है, ठीक है। इसके अलावा येलोइंग,
आंखों के साथ साथ स्किन भी येलो हो जाती है, जो खट्टी और पीली जर्द जिसे कहते हैं उस तरह की जो है जिल्द हो जाती है। इसके अलावा रेस्पिरेशन में अगर बात करें, रेस्पिरेशन में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस लेने में मुश्किलात भी आ सकती हैं। अगर सीवियर एनीमिया हो जाए तो उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो जाता है, जिसको डिस्पनिया भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। डिस्पनिया इज कॉल्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये आप आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को मेडिकल में डिस्पनिया का वर्ड यूज किया जाता है, डिस्पनिया के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। इसका मतलब है कि कहीं भी डिस्पनिया का वर्ड है, आपने समझ जाना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की बात हो रही है। कहीं भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का वर्ड है, आपने समझ जाने का डिस्पनिया की बात हो रही है। दोनों का मतलब क्या है? सांस लेने में मुश्किल आना, ठीक है, सांस लेने में तंगी महसूस करना। डिस्पनिया बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। अक्सर वाइवा में पूछा जाता है डिस्पनिया क्या होता है, तो आपने कहना है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में मुश्किल होना, तो उसे डिस्पनिया कहा जाता है। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मसल्स के हवाले से बात करें, मसल में कौन सा सिम्टम है, क्या असर पैदा होता है बॉडी के अंदर, तो मसल्स वीक हो जाते हैं। ऑब्वियसली आरबीसी की प्रोडक्शन नहीं होगी, तो मसल्स वीक होके खत्म होना शुरू हो जाते हैं, आपकी बोन्स वाजे होना शुरू होती हैं, मस्कुलर वीकनेस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसमें इंटेस्टाइनल में क्या होता है? चेंज स्टूल कलर। इंटेस्टाइनल का मतलब है कि इंटेस्टाइन में जब आपकी जो फूड एब्जॉर्प्शन हो रही है, खुराक की जो हजम हो रही है खुराक इंटेस्टाइन्स में, उसमें क्या होता है, उस पर क्या असर पड़ता है कि स्टूल कलर चेंज होता है। किसी को स्टूल का आइडिया है क्या होता है स्टूल कलर चेंज हो जाना? एनीबॉडी? किसी को आइडिया हो? जो वर्ड लिखा है चेंज स्टूल कलर, इसका मतलब क्या होता है? एनीवन? बिल्कुल, बॉडीली वेस्ट फीसिस जो होती हैं बेसिकली, उनका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर नेक्स्ट बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से, तो फटीग, डिजीनेस और फेंटिंग, मतलब हर वक्त थकावट, बगैर किसी वजह के, बगैर कोई काम किए आप रेस्टिंग पोजीशन में भी है, लेकिन आपकी बॉडी ने आपका साथ छोड़ा हुआ है, आपके कंधे गीले हुए हैं, इसका मतलब है कि आप थकावट की हालत में हैं, ठीक है। बेशक आपने कोई काम नहीं किया, और हर वक्त चक्कर आना, ठीक है, फेंट महसूस होना यानी कि घबराहट महसूस होना, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ब्लड प्रेशर की बात करें तो लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर एनीमिया में बहुत लो होता है, ठीक है, हाई नहीं होता, लो हो जाता है, बहुत लो हो जाता है। इतना लो हो जाता है कि जो बॉडी है वो ठंडक पे आ जाती है, यानी कि पसीने छूटने जिस तरह होते हैं उस तरह हो जाता है, ठीक है। हार्ट की पाल्पिटेशन होती है, रैपिड हार्ट रेट होता है, मतलब क्या कि हार्ट का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। हार्ट यानी कि कभी कभी जो है इनवॉलेंट्री तो होता ही है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा तेजी से धड़कना शुरू कर देता है, ठीक है। एंजाइना का मतलब होता है हार्ट अटैक, और नीचे लिखा भी हुआ है। चेस्ट पेन भी होना शुरू हो जाती है इससे। इससे क्या होता है, नॉन स्टॉप जो है कभी कभी कफिंग भी शुरू हो जाती है, खांसी, ऐसी खांसी जो रुक ही नहीं रही। अगर एनीमिया बहुत ज्यादा हो जाए, एल्विलर एल्विलर वॉल्स यानी कि चेस्ट में बहुत ज्यादा असर पड़ जाए, तो क्या होता है, खांसी रुकती ही नहीं है, चाहे जो मर्जी मेडिसिन खा लें, नॉन स्टॉप खांसी होती है, ठीक है इसमें। इसके अलावा स्प्लीन एनलार्जमेंट, मतलब जो तीली होती है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, वो एनलार्ज हो जाती है, और अगर स्प्लीन एनलार्जमेंट हो जाए तो उससे बड़ा खतरा बॉडी के लिए और कोई नहीं होता, ठीक है। स्प्लीन एनलार्जमेंट अलग से बहुत बड़ी बीमारी है। स्प्लीन जब एनलार्ज होती है, एनलार्ज होने में उसके अंदर बहुत सारे बॉडीली वेस्ट और टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं, जहरीले मादे। और जब वो लार्ज होती है तो कभी कभी वो इसकी सिचुएशन में बॉडी के अंदर टॉर्न भी हो सकती है, यानी कि रिमूव भी हो सकती है, फट भी सकती है, तो वो काफी खतरनाक बीमारी होती है, ठीक है। तो ये सब के सब सिम्टम्स होते हैं एनीमिया के। क्वेश्चन आता है एनलिस्ट ऑल सिम्टम्स ऑफ एनीमिया या एक्सप्लेन ऑल सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, तो आपने उसमें ये एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। सारे बुलेट्स की पॉइंट में, बुलेट्स की सूरत में आपने बताने होते हैं। एनी कंफ्यूजन? ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। अब हमने जो है एक्चुअली क्लासिफिकेशन पढ़नी है, जो आरबीसी की हम डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनमें आता है एनीमिया, मतलब खून की शदीद कमी। आगे एनीमिया में बहुत सारी फर्दर टाइप्स होती हैं, जिन्हें हमने बारी बारी इस चैप्टर में डिस्कस करना है, वो लाइन वाइज स्टेप बाय स्टेप आगे आ रही हैं, ठीक है। मेटलोब्लास्टिक एनीमिया,
सिकल सेल एनीमिया, परनीशियस एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, बहुत सारी टाइप्स होती हैं एनीमिया की। अच्छा जी, तो क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन में आता है ब्लड लॉस एनीमिया। ब्लड लॉस एनीमिया यानी कि खून अगर लॉस हो जाए, यानी कि किसी एक्सीडेंट वगैरह में जैसे खून बह जाता है, वेस्ट हो जाता है। अच्छा जी, वो किस किस में हो सकता है? या तो एक्यूट पोस्ट हेमोरेजिक एनीमिया में, या फिर क्रॉनिक पोस्ट हेमोरेजिक एनीमिया में। ये एक्यूट पोस्ट हेमोरेजिक एनीमिया क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। एक्यूट पोस्ट हेमोरेजिक एनीमिया एक एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया, मतलब एक ऐसी डिजीज है, एक ऐसी एनीमिया है जो एक्यूट होती है, यानी कि अचानक होती है। एक्यूट का मतलब है ऑन द स्पॉट लगने वाली चोट या बीमारी, जिसको हुए बहुत ज्यादा देर नहीं हुई, ठीक है, उसे कहते हैं एक्यूट। और जो बहुत लंबे अरसे पे बीमारी चल जाए वो होती है क्रॉनिक, जो बहुत अरसे से चलती आ रही हो। तो एक्यूट कहते हैं अचानक लगने वाली बीमारी को, या फिर ऑन द स्पॉट, यानी कि अभी 1 घंटे पहले या आज के दिन ही आपको चोट लगी है, वो एक्यूट में आती है, ठीक है। अच्छा जी, एक्यूट पोस्ट हेमोरेजिक एनीमिया एक ऐसी बीमारी होती है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पर्सन जो है, जो इंसान है, वो लॉस करता है अपना हीमोग्लोबिन का एक लार्ज अमाउंट। अपनी हीमोग्लोबिन का एक लार्ज अमाउंट, एक एक्सेस अमाउंट जो है, एक झटके में वो वेस्ट कर देता है, जाया कर देता है, वो उसे खो देता है। किस तरह? या तो ट्रॉमा से, या फिर सर्जरी से। जब भी किसी इंसान की सर्जरी की जाए, तो उस सर्जरी में भी बहुत सारा खून जो है वो वेस्ट होता है, ये आप सबको ही पता है, ठीक है। चाहे प्रेगनेंसी है, चाहे किसी भी और किस्म की सर्जरी है, चाहे हमने उसका जो कोलेस्टीसिस जिसे कहते हैं पित्ते की पथरी यानी कि रिमूव करना, तो कोई भी सर्जरी है तो उसमें ब्लड ऑब्वियसली लॉस होगा। तो अगर ब्लड ज्यादा लॉस हो जाए तो ये बीमारी हो सकती है एक्यूट पोस्ट हेमोरेजिक एनीमिया। दूसरा मतलब है ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब क्या होता है? गोइंग थ्रू वेरी स्ट्रेसफुल फाइटिंग, या ऐसे कोई भी सिचुएशन। क्या मतलब? कोई भी ऐसी सिचुएशन जो बहुत, जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा उसमें आपके लिए परेशानी है, घबराहट है, तो इस तरह की सिचुएशन कहते हैं ट्रॉमा। इसमें क्या होता है? अंदर ही अंदर इंसान सोचता है, घबराता है, परेशान होता है, ट्रॉमा में, सदमे में जाता है। और ऑब्वियसली यानी कि बगैर किसी लीकेज के, बगैर उसका खून वेस्ट हुए, अपने अंदर आरबीसी की प्रोडक्शन कम हो जाती है, उसका रेट कम हो जाता है, ठीक है। ये होता है ट्रॉमा। किसी भी सदमे की हालत में चले जाना, बहुत ज्यादा सोचना। अगर नेक्स्ट बात करें क्लासिफिकेशन ब्लड लॉस में, जो लिखा है क्रोनिक हेमोरेजिक एनीमिया। तो क्रोनिक का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। क्रोनिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे अरसे से चलती आ रही हो, या तो महीनों से, या फिर सालों से, 6 महीने से, साल से, 10 साल से, इवन के इससे भी ज्यादा, तो वो होती है क्रोनिक डिजीज, ठीक है। अब बात आती है कि क्रोनिक हेमोरेजिक एनीमिया क्या होता है। क्रोनिक हेमोरेजिक एनीमिया एक ऐसा एनीमिया होता है, अगर हो जाए तो रिजल्ट करता है उसमें रेड ब्लड सेल लॉस होते हैं, उसकी एक्सीड अमाउंट, ठीक है, लॉस होती हैं। और जो न्यू प्रोडक्शन होनी होती है रेड ब्लड सेल की, वो भी उस पर असरअंदाज करती है, यानी कि वो अगर होनी हो तो वो भी रुक सकती है, जो न्यू रेड ब्लड सेल बनने हो, ठीक है। इसमें कौन कौन सा होता है? पेप्टिक अल्सर, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, मैलिग्नेंसी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। क्या मतलब? पेप्टिक अल्सर क्या होता है? पेप्टिक अल्सर यानी कि आप कह सकते हो कि आपका वो एरिया होता है जो लाइनिंग होती है स्टमक और इंटेस्टाइन की, उसकी लाइंस में, उसकी लाइन को कहते हैं पेप्टिक अल्सर। वहां पे अल्सर यानी कि जिस तरह बहुत ज्यादा खुराक में जलन, मैदे में जलन, इस तरह की कुछ शिकायतें, इस तरह की बातें, वो होता है पेप्टिक अल्सर, मैदे में तेजाबियत, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें पैरासिटिक इन्फेस्टेशन। पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी बीमारी है जो कॉज होती है ऑर्गेनिजम्स में, जो कि एक दूसरे के ऊपर लाइव कर रहे होते हैं। क्या मतलब? ये जब हो जाए तो करते क्या है? प्रोलॉन्ग फीवर, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा शदीद किस्म का बुखार। उसमें बहुत टाइप आती हैं, आम बुखार नहीं, आम बुखार तो आपको पता है कि ठीक हो जाता है इजिली। गर्दन तोड़ बुखार, यानी कि बहुत ज्यादा अरसे से चलता आ रहा हो, ठीक है, वो होता है इसमें। और टाइफाइड वगैरह, ये चीजें आती हैं इसमें, ठीक है। और इसके अलावा थकावट, नॉन स्टॉप, यानी कि काफी अरसे से थकावट आपकी जा ही नहीं रही, कोई काम भी नहीं करता, थकावट बहुत ज्यादा, आप बिना कुछ किए थके रहते हैं, तो ये सब होता है इसमें। अगर मैलिग्नेंसी की बात करें, तो मैलिग्नेंसी एक ऐसी स्टेट होती है, ठीक है, जो कि यानी कि आप कह सकते हो कि मैलिग्नेंट ट्यूमर से होती है, मतलब कैंसर की है ये जो बात हो रही है कैंसर की बात हो रही है, ठीक है, ट्यूमर यानी कि कैंसर। और ब्लीडिंग डिसऑर्डर कोई भी हो सकता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स तो आपको पता है, खून का बहना, यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी। आपको पता है कि इंटरनल ब्लीडिंग कैसे होती है?
कभी कभी किसी की आंखों में खून उतर आता है किसी शरीर बीमारी की वजह से, आंखों में खून उतर आना मतलब इंटरनल ब्लीडिंग। जो ब्लड की सर्कुलेशन होनी चाहिए बॉडी के अंदर वो सर्कुलेट नहीं हो रहा, बल्कि ऑर्गन्स के ऊपर क्लॉट बना रहा है, जम रहा है। आईज में आ गया, लीवर के ऊपर जम गया, स्टमक के ऊपर जम गया, तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। बहुत खतरनाक होती है, लाइफ थ्रेटनिंग होती है। समझ आ गई यहाँ तक सबको? नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीज रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। यानी कि हम एनीमिया की टाइप पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक ये भी टाइप आती है कि अगर आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो जाए, मतलब आरबीसीज का टूट रहे हैं और उसके टूटने का रेट बहुत ज्यादा हो जाए, तो फिर क्या हो सकता है? अगर आरबीसीज बनने के बजाय टूट रहे हैं और उनका बहुत ज्यादा अमाउंट टूटी जा रही है आरबीसीज बॉडी के अंदर, तो फिर होता है हीमोलिटिक एनीमिया। ये हीमोलिटिक का मतलब क्या होता है? हीमो मीन्स ब्लड, लिटिक मीन्स लीसिस मतलब टूटना। तो ये एक ऐसी एनीमिया की टाइप होती है, कॉमन है ये, ठीक है, कॉमन ब्लड डिसऑर्डर है ये, अक्सर इसके केसेस आते रहते हैं, कॉमन है ये, ठीक है। और ये क्या करती है, अक्सर होती है जब बॉडी में रेड ब्लड सेल अपनी नॉर्मल अमाउंट से कम हो, और अगर वो बहुत ज्यादा देर तक कम है, अगर हमने उस पर फोकस नहीं किया, हमने खुराक अच्छी नहीं की, टेस्ट करवाने के बावजूद हमने मेडिकेशन यूज नहीं की, अगर हमारे अंदर आरबीसी कम के कम रह गए, तो फिर हीमोलिटिक होने शुरू हो जाता है। या मतलब यानी कि जो पड़े हुए हैं आरबीसी वो टूट जाते हैं और नए भी नहीं बन पाते, उनका बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट सी पार्ट बात करते हैं इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन। यानी कि ऐसे रेड सेल्स जो इम्पेयर्ड हों, सही तरह से बने हुए ना हो, उनमें क्या हो सकता है? फर्स्ट नंबर पे आता है डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल्स। किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस, यानी कि क्या? फर्स्ट टाइप है ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया एनीमिया की ऐसी टाइप है जिसमें आरबीसीज बॉडी के अंदर नहीं बन रहे होते, बोन मैरो जो है वो इनफ अमाउंट नहीं बना रहा होता, ठीक है, जितनी बॉडी को चाहिए उतनी अमाउंट वो नहीं बना रहा, तो होता है ए प्लास्टिक एनीमिया। ये सारे हमने बारी बारी लेंथ में पढ़ने हैं, ठीक है, इनकी डिस्क्रिप्शन हमने बारी बारी आगे टॉपिक आएगा, बकायदा इन सब टाइप्स पे अलग अलग एक टॉपिक है। तो ये आ गया, तो इसलिए मैं आपको साथ साथ इनका ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। प्योर रेड ब्लड सेल एप्लेजिया, प्योर रेड ब्लड सेल एप्लेजिया, इसका मतलब क्या होता है? इसको शॉर्ट फॉर्म में PRCA भी कहा जाता है, ठीक है, कभी कभी एमसीक्यू आ जाता है PRCA, प्योर रेड ब्लड सेल एप्लेजिया। अब आगे खुद ही आपको पता है कि PRCA इसकी एब्रिविएशन क्यों है? P स्टैंड्स फॉर प्योर, R स्टैंड्स फॉर रेड रेड सेल, और रेड ब्लड, एंड C स्टैंड्स फॉर सेल, एंड A स्टैंड्स फॉर एप्लेजिया। अच्छा जी, दूसरी बात है कि ये एक रेयर डिसऑर्डर है, मतलब इसके केसेस बहुत कम होते हैं, ये जल्दी किसी को नहीं होता, ठीक है, इसके कम केसेस आते हैं। और जिसको आते हैं उनमें क्या होता है, बेसिकली उनमें ये होता है कि आप कह लो कि इरिथ्रोपोइसिस, वो प्रोसेस जिसमें रेड ब्लड सेल बन रहे हैं, वो प्रोसेस फेल हो जाता है, ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस जो है वो फेल हो जाता है, फेलियर द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। समझ आ गया सबको बात की? नेक्स्ट थर्ड टाइप है एनीमिया ड्यू टू रीनल फेलियर। रीनल फेलियर का मतलब क्या होता है? यानी कि आपका किडनी फेलियर, अगर किडनी फेल है बहुत लंबे अरसे से, वो सही काम नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो कोई किसी भी टाइप का हो। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोलिफरेशन एंड मेचुरेशन ऑफ आरबीसीज। यानी कि अगर आरबीसीज के मैच्योर होने में कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, मेच्योर आरबीसीज होते हैं, एक होता है इमेच्योर आरबीसीज, वो आरबीसीज जो पूरी तरह से अच्छे डेवलप हुए होते हैं और बॉडी में अच्छा काम करते हैं, वो होते हैं मेच्योर आरबीसीज। और वो आरबीसीज जो बॉडी के अंदर मौजूद तो हैं लेकिन वो सही काम नहीं कर रहे या नहीं सही बने, तो वो होते हैं इमेच्योर आरबीसीज, ठीक है। तो हमने बेसिकली ये देखना कि होता क्या है। डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस, फर्स्ट है डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस, इसमें क्या?
अगर डेफिशिएंसी हो जाए, यूटिलाइजेशन ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, अगर विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए तो एक एनीमिया पेश आता है, उसका नाम होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ये भी आगे अलग सा टॉपिक है इस पे, ठीक है। नेक्स्ट बात है डिफेक्टिव एचबी सिंथेसिस। अगर एचबी सिंथेसिस होने में कोई डिफेक्ट हो जाए, नुक्स हो जाए, तो क्या होता है? डेफिशिएंट हीम सिंथेसिस, यानी कि आयरन, जो हीमोग्लोबिन है उसमें से हीम मतलब आयरन, वो नहीं सही बन पा रहा, उसकी कमी है। और ग्लोबिन भी, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ प्रोटीन कम हो गया, अगर ग्लोबिन कम हो गए तो एक थैलेसीमिया डिसऑर्डर आता है। थैलेसीमिया बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, ठीक है। थैलेसीमिया के पेशेंट्स, यानी कि उनमें जो है एचबी सिंथेसिस में डिफेक्ट होता है। कौन सी चीज नहीं बनती? ग्लोबिन। ग्लोबिन जो है प्रोटीन, वो उनमें लैक होती है, उनमें नहीं पाई जाती, इसलिए। थर्ड टाइप देखते हैं एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ एचबी। अगर एचबी एक एबनॉर्मल फॉर्म में बॉडी के अंदर काम कर रहा है, हीमोग्लोबिन, कलेक्टिवली हीम एंड ग्लोबिन, तो एक एनीमिया होता है, उसका नाम होता है सिकल सेल एनीमिया। ये भी अलग से एक टॉपिक है आगे, ठीक है। आगे बेसिकली नेक्स्ट से ऑनवर्ड प्रॉपर टॉपिक है। हर डिजीज का अपना अपना एक टॉपिक है। तो यहां तक बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन है कि नहीं? और पढ़ना चाहते हैं? यहाँ आज तक यही, यहीं तक काफी है, और पढ़ लें। चलें जी, इसमें बताएं, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई पॉइंट नहीं समझ आया, पूछें। ठीक है, नहीं पढ़ते, आगे बताएं। फॉलिक एसिड बॉडी में विटामिन सी में सी की सूरत में पाया जाता है, ठीक है। फॉलिक एसिड का मतलब होता है फोलेट सिंथेसिस। अगर फॉलिक एसिड कम हो जाए तो क्या होता है? बॉडी में फोलेट डेफिशिएंसी होती है। फोलेट डेफिशिएंसी। फोलेट एसिड हमें प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है, फॉलिक एसिड हमें प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है, ताकि हमारा जो ब्लड लेवल है वो लो ना हो जाए, ठीक है। ब्लड लेवल लो भी ना हो, हाई भी ना हो, फोलिक एसिड मेंटेन रखता है। स्टार्ट में हमने हीमोग्लोबिन ग्लोबिन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि हीम मतलब आयरन एंड ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, ठीक है। अगर फोलिक एसिड नहीं बन पा रहा तो क्या होगा? बॉडी का जो ब्लड लेवल है वो इरेगुलर हो जाएगा। यानी कि आप अगर सही एडिक्वेट अमाउंट यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली नहीं करे तो फोलिक एसिड नहीं बन रहा है, ठीक है। तो क्या होता है? बॉडी में, बॉडी को समझ नहीं आता कि क्या आरबीसी की प्रोडक्शन बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। उसकी शेप खराब हो जाती है, उसकी जो है क्वांटिटी खराब हो जाती है। मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी का मतलब होता है वो आरबीसी जो पूरी तरह से मैच्योर होते हैं, मतलब पूरी तरह से वेल डेवलप होते हैं, एक अच्छी सूरत में बने हुए होते हैं, और एक अच्छा जो है ब्लड बना रहे होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। अच्छी रेगुलेशन कर रहे होते हैं ब्लड में, बॉडी में। जी, और किसका कोई क्वेश्चन? जी, एनीवन? जी क्लास स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन और कोई बात ना समझ आई हो, पूछें। टेस्ट भी है आपका, पता है ना। टेस्ट के क्वेश्चन जो है मैं आपको यहीं पे सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। पिक्चर ले लें उसकी बेशक, अगर आपने पिक्चर कैप्चर करनी है तो। और 20 मिनट होंगे आपके पास, 20 मिनट में आप लोगों को टेस्ट इनबॉक्स करना है, ठीक है, सबने। टेस्ट के क्वेश्चन मैं आपको बना के सेंड कर रहा हूँ। तब तक किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, ठीक है। ठीक है बेटा। ठीक है, वेरी गुड। उसमें और कोई ऐड ना हो, ठीक है। मेक श्योर अब उसमें और कोई ऐड ना हो।
जी ये गर्ल्स का सेपरेट ग्रुप है, गर्ल्स ही इसको ज्वाइन करें, ठीक है। ये मैंने आपको टेस्ट सेंड किया बेटा, 3 क्वेश्चन है आपके। पहला क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन। तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग, यानी कि तीसरे क्वेश्चन में आपने 3 टर्म्स को डिफाइन करना है। एक तो आपने नंबर 1 पे बताना है प्रोटीन परसेंटेज इन ओवरऑल एस्पेक्ट्स, प्रोटीन की परसेंटेज किसमें कितनी होनी चाहिए वो बताना है। दूसरे नंबर पे आपने जो है डिफाइन करना है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स को। और थर्ड नंबर पे आपने डिफाइन करना है गाबा को, ठीक है। यह आपका टेस्ट है, इसकी पिक्चर ले लें, क्लास एंड होने वाली है, ठीक है। इसकी पिक्चर कैप्चर कर लें, क्लास एंड होने वाली है। और मुझे 20 मिनट में सबका टेस्ट जो है इनबॉक्स आ जाए, ठीक है। क्लियर, पिक्चर कैप्चर कर लें ताकि मीटिंग एंड हो जाए। जी ऑल ओके। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।